सभी को मेरा सविनय नमस्कार, प्रणाम। और यहाँ जो भी हाजिर है उन सबको मन से नमस्कार करते हुए मैं अपने विचार, अपने शब्द आपके सामने रखूँगी कि श्री अमरनाथ सर ने जो जो किया, थोड़ी सी बायोग्राफी बोलना चाहूँगी। उनका जन्म हुआ 12 मई 1934 पिंपरी में, पूना के। एक अनोखा रतन जन्म हुआ, एक लैंडलॉर्ड रॉयल फैमिली में। एक हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो नरगिस ऐसे फूल होते हैं, बड़ी मुश्किल से भाई कई सालों के बाद पैदा होते हैं। इस तरह इस रतन का जन्म हुआ। उनका एजुकेशन महबूब कॉलेज में हुआ, सिकंदराबाद, और वहाँ पर वे मिस्टर महबूब कॉलेज बने, जैसे मिस्टर इंडिया होते हैं ना वैसे। फिर उसमें बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने महारत हासिल की। उनकी डिग्री जो है निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में हुई। उन्होंने बीएससी केमिस्ट्री किया और निज़ाम कॉलेज में भी वे मिस्टर निज़ाम बने, मिस्टर निज़ाम कॉलेज। बॉडी बिल्डिंग एंड वेट लिफ्टिंग ये उनके शऊर थे। जैसा हम देखते 6 पैक्स, उनके 8 पैक्स हुआ करते थे, वो मिस्टर हैदराबाद बने। 1954 से 56 तक वे मिस्टर हैदराबाद रहे। साइड बाय साइड वे मिस्टर कैलकाटा भी बने। बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग एंड स्विमिंग में चैम्पियन रहे। उनका मामा की बेटी उनका एक अच्छी दोस्त थी, उनका प्यार था और वो प्यार शादी में तब्दील हुआ और शादी हुई उनकी 27 मई 1959 को। वो हमेशा कहते थे, जब भी शादी की बात आती है तो हम कहते कि शादी का लड्डू खाए वो पछताए, ना खाए वो भी पछताए। लेकिन उनका ये सेंटेंस नहीं था, उनका था मैरिज इज़ प्राइस और सरप्राइज़। और सचमुच आखिर तक उनका जोड़ा बड़ा सलामत रहा। दोस्ती हमने आँखों से देखी, प्यार उनका हमने अपनी आँखों से देखा है। और भगवान ने उन्हें 3 बेटों से नवाजा, रामनाथ सर, वेद प्रकाश सर और प्रीतम सर। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के 3 पेट्रोल पंप का देखभाल करना शुरू कर दिया। साइड बाय साइड वे पर्ल यामाहा वेस्पा गाड़ी पर मुंबई जाया करते थे, वहाँ से इम्पोर्टेड वॉचेस लाया करते थे और वो सेल करते थे। हैदराबाद से मुंबई डिस्टेंस देखना आप गूगल में जाके कितना किलोमीटर्स है। और वे 2 व्हीलर पर जाया करते थे। उसके बाद जब वो ट्रैवल करते थे ऑन द वे मुंबई, रास्ते में लोनावाला के आसपास उस इलाके में वो लैंड के बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स देखा करते थे, लैंड सेल के बोर्ड देखा करते थे। उस पर लिखा होता था 2 रुपीज़ पर गुंठा, 5 रुपीज़ पर गुंठा। तब उनके मन में आशा जगी कि क्यों न मैं ऐसे ज़मीनें लेते जाऊँ और आगे इसका कुछ न कुछ करूँ। उसके बाद एक्चुअली उन्हें तो पायलट बनना था, उसके लिए पूना भी आए थे। लेकिन उनके पिताजी ने कहा उनके मेडिकल ग्राउंड पर कि पायलट ना बनो, आप हैदराबाद आ जाओ। हैदराबाद में जाकर उन्होंने फार्मासिस्ट का काम किया, जैसा बीएससी केमिस्ट्री थी। और इतना बड़ा आप भी देख सकते हो कि बायोकेमिकल एंड सिंथेटिक्स कंपनी है रेड्डीज का, उसमें उन्होंने कई दिनों तक काम किया। उसके बाद उन्होंने MCEME, इसका मतलब है मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये ज्वाइन किया। वहाँ वे आर्मी ऑफिसर्स को पढ़ाया करते थे और वहाँ उन्होंने 20 साल तक मिलिट्री में एज अ सिविलियन सेवा की। और जब ये 20 साल की सेवा करते थे, एक ही बाइक इस्तेमाल की, वेस्पा 150cc, और साल में एक ही बार उसका मेंटेनेंस हुआ करता था। जब वे दर्शनों के लिए आनंदपुर जाते थे गुरु पूर्णिमा के समय, जुलाई में इसका मेंटेनेंस हुआ करता था। 20 साल एक बाइक, कमाल की बात है। और उनके और जब ये MCEME में काम किया करते थे, ड्यूटी का समय था सुबह 7 बजे से 1 बजे तक। जब 1 बजे घर आते, खाना खाने के बाद वे कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे। जो आर्मी ऑफिसर्स है
उनके कंस्ट्रक्शंस के काम इंडिपेंडेंटली बंगलोज बनाते थे, उसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये बंगलो बनाने का काम उन्होंने वहाँ पर शुरू किया। उनके पिताजी गोपाल राव चुटके, इन्होंने कहा कि उनके 6 बच्चे थे, 4 लड़के 2 लड़कियाँ, ये चारों में अमरनाथ भगत जी सबसे अलग थे। तो उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें मेरा नाम नहीं लगेगा, चंपाजी राव उनके दादाजी का नाम है वो लगेगा, क्योंकि ये सबसे अलग बच्चा था ये 6 बच्चों में। तो अभी भी जो डॉक्यूमेंट्स है, ये कहानी मुझे नहीं पता थी, CJ अमरनाथ राव, हम सिर्फ अमरनाथ राव ही देखा करते थे, लेकिन ये CJ क्या है उसका मतलब हाल ही में मुझे पता चला कि दादाजी का नाम लगा, और अभी भी आर्मी ऑफिसर्स में डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम यही है। जब ये हैदराबाद रहा करते थे तो वहाँ पर एक महात्मा जी आया करते थे, उनका नाम था सद्गुरु सेवानंद महात्मा जी, और वो उनके फैमिली को हमेशा विज़िट किया करते थे सिकंदराबाद में, हमेशा आना जाना लगा रहता था। तो ये पूरी फैमिली इनको स्वामी जी करके बुलाते थे, और स्वामी जी के क्लोज बहुत थे। अमरनाथ भगत जी पिताजी ये स्वामी जी के बहुत क्लोज थे। जब ये स्वामी जी साल में कभी वहाँ जाया करते तो जो भी डिस्प्यूट होते, जैसे पंच होते हैं और वो सॉल्व करते कोई भी प्रॉब्लम, तो जो भी फैमिली मैटर्स हो, जो भी लोकल मैटर्स हो, तो ये स्वामी जी जो डिसीजन देते सब लोग उसको मान लेते थे। और स्वामी जी साल में कई बार उनके घर विज़िट किया करते थे, 30-30 दिन तकरीबन महीना रहा करते थे। ये सिलसिला 25 साल तक चलता रहा। और एक बार एक फैमिली को एक सब्सटैंशियल अमाउंट की ज़रूरत पड़ी, बहुत भारी रकम की ज़रूरत पड़ी, तो स्वामी जी ने फरमाया पिताजी को कि आप इसकी मदद कीजिए, और पिताजी भी खुशी खुशी उसको राज़ी हुए, और कहा स्वामी जी ने कि अब जो आप अमाउंट दे रहे हो इसका बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ह्यूज अमाउंट होने वाली है, और आप एक दिन नंबर 1 डोनर होने वाले हो दरबार के, और सबसे अव्वल दर्जे के शिष्य बनने वाले हो। और ये हमने अपने आँखों से देखा ही है, जो स्वामी जी के वचन है वो सचमुच हमें दिखाई देते हैं। उनके पिताजी जो गोपाल राव चुटके और माताजी बाडूबाई, ये भी तीसरी पातशाही के फॉलोअर्स थे। आना जाना उनका आनंदपुर में लगा रहता था, ओकेजनली वो जाते थे, विज़िट करते थे, और वही सिलसिला बच्चों में भी आ गया, और वे भी दरबार को मानते चले गए, गुरु महाराज जी के वचनों पर चलते गए। एक बार स्वामी जी ने उनको पूछा कि आप जीने के लिए क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं आर्मी में हूँ, एज ए सिविलियन काम करता हूँ, और दोपहर में आर्मी ऑफिसर्स के बंगलोज बनाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो स्वामी जी ने इमीडिएटली उन्हें फरमा दिया, इसको छोड़ो उसको पकड़ो। इसको छोड़ो मतलब नौकरी को छोड़ो, और उसको पकड़ो मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है, रियल इस्टेट का काम है, इसको पकड़ो। तो उन वचनों के पीछे उन्होंने वहाँ पर VRS ले ली और कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए, और कंपनी को नाम भी दिया उन्होंने, कृपा कंस्ट्रक्शन कंपनी, और बहुत कृपा भी बरसी है, हम देख ही रहे हैं। और उस दिन से आज तक ये लोग कभी पीछे नहीं हटे। रियल इस्टेट बिजनेस इतना फ्लरिश हुआ बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बहुत फैला। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने खुद के लोअर इनकम अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स बनाना शुरू किए 1978 में। मज़े की बात यह है, 1978 का दौर आंखों के सामने लाओ, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाओ, तो आपको पता चलेगा अपार्टमेंट ये फॉर्मूला ही नहीं था, सादे घर हुआ करते थे। और उन्होंने वहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा मकानात बनाए, और जो लो इनकम ग्रुप है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जैसे 3 BHK घर था 30,000 में, 2 BHK 20,000, 1 RK 15,000, और एक साथ नहीं लिए, पहले 10,000 का इंस्टॉलमेंट लिया, और जो बचे हैं उसके 100 इंस्टॉलमेंट, मतलब रेंट से भी कम। और आज वो लोग इतने खुश हैं, उनको छत मिला, और ये जो लोग वहाँ रहते इनको भगवान मानते हैं, और कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। आज जो हम देखते इंस्टॉलमेंट EMI भरते इंटरेस्ट पे, कोई ज़ीरो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो सिर्फ हम यहाँ के काम देखते, वहाँ के कामों का तो कोई गिनती ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को रहने के लिए छत मिले,
और हज़ारों लोगों का वहाँ पर फ़ायदा हुआ, आम आदमियों का फ़ायदा हुआ, और जो कभी ज़िंदगी में घर बना नहीं सकते थे उनके घर बने। और ये हो नहीं पाता था विदाउट हिज इंजीनियरिंग आइडियाज़ विच वोंट बी पॉसिबल। उनका दिल सचमुच बहुत बड़ा था, पायोनियरिंग स्पिरिट उनके अंदर था, और बहुत 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 दयालु थे। कंपैशनेट, अ मेंटर एंड इंस्पिरेशन टू द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद एंड प्रयागधाम, नर्चरिंग टीचर्स, सिलेक्टिंग टीचर्स, क्या क्या बताए उनके, कौन सी बातें बताए। एक बार एक इनकम टैक्स का बड़ा केस चल रहा था, स्वामी जी ने कहा हो जाएगा, बहुत बड़ा केस था और हो गया। तो जब हम भरोसा करते हैं तो वे साथ भी देते हैं। ही विल बी रिमेंबर्ड इन मिलियंस ऑफ हार्ट्स। मैं तो एक्चुअली उनके आत्मा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो वो सामने है नहीं, क्योंकि उनको ये सब बड़ाई बयान करना भी पसंद नहीं था। वो चाहते थे जो हम काम एक सीधे हाथ से करते बाएं हाथ को भी पता ना हो। मैं क्यों कह रही हूँ कि हमें उनसे आदर्श लेना चाहिए, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। उनको कोई चीज़ का ग्लोरीफाई करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये मत बताओ भाई, वो मत बोलो भाई, ये उनका कहना था। लेकिन हम आज क्यों कह रहे हैं कि उनसे हमें कुछ प्रेरणा मिले, हमें कुछ सीख मिले, और हम अपनी ज़िंदगी उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। महबूब नगर में उन्होंने 1987 से 89 इस पीरियड में, वहाँ पर एक जगह का नाम है लालकोटा, बहुत गरीब लोग वहाँ पर आया करते थे सत्संग के लिए, 12,000 स्क्वायर फीट का हॉल बना के उनको दे दिया। उसके बाद हॉस्पिट विजयनगर, वहाँ पर हम्पी करके एक जगह है, वहाँ पर भी हॉल बना के दिया। सफिलगुड़ा जो जगह है वहाँ पर फ्लैट्स बना थे, अपार्टमेंट्स थे, वो तोड़ के पूरा वहाँ पर आश्रम के लिए, उनके सत्संग के लिए जगह दे दिया। इन 1990 में उन्होंने वहाँ का आश्रम रिफर्बिश किया, रिनोवेट किया, कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया, और पुराना आश्रम है खुद के पैसे से वहाँ पर सिकंदराबाद में बनाया। साइड बाय साइड ही कंस्ट्रक्टेड 16 अपार्टमेंट्स एंड डोनेटेड टू होल सेलर and 4 apartments to ashram for ashram purpose, so that ashram runs by its own। मतलब बाहर से किधर से मदद लाने का जरूरत नहीं, वही उनका रेंट आएगा और आश्रम चलता रहेगा। इतना बड़ा कौन करता है? उसके लिए बहुत बड़ा दिल लगता है, जिगर लगता है, जिसे लायन हार्टेड कहते हैं, वही लोग ये काम कर सकते हैं। कॉमन पीपल का ये काम ही नहीं है। 1991 में गुरु महाराज जी ने उसका इनॉग्रेशन किया, जो रिफर्बिश किया था आश्रम, और हिज हाइनेस श्री गुरु महाराज जी वांटेड हिम टू कंस्ट्रक्ट ऑल बिल्डिंग्स इन प्रयागधाम। तो श्री गुरु महाराज जी को उनका काम देख के ऐसा लगा कि प्रयागधाम के भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम इनके हाथों हो। और 1991 में रेलवे स्टेशन पे बुला के उनको ये सेवा बख्शे, और प्रीतम सर को बुला के पूछा, यहाँ का आप संभाल लोगे ना? तो सर ने जी स्वामी जी करके वहाँ की सेवा एक्सेप्ट कर ली। मतलब पिताजी ने यहाँ की सेवा, बेटे ने वहाँ की सेवा, दुगनी सेवा। और गुरु के एक वचनों के पीछे, उनके एक आज्ञा के पीछे सब कुछ छोड़ के वे यहाँ चले आए। जब भी श्री गुरु महाराज जी हैदराबाद जाते, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते, और इकट्ठे होने के बाद वहाँ जगह नहीं हुआ करती थी, तो कई रेंट से हॉल लेते, किराए पे कई जगह लेते। और फिर ये सब देख के पिताजी को ये अच्छा नहीं लगा कि हर बार कहीं से लेना करना, तो फिर उन्होंने क्या किया, खुद एक मैसिव हॉल बनाया, बहुत बड़ा हॉल। अगर आप उसका डायमेंशन सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। 32,000 स्क्वायर फीट, खाली 4 पिलर पे खड़ा है। मैंने तो फोटो में देखा है, रूबरू जब देखेंगे तो पता चलेगा। इमेजिन कर सकते 32,000 स्क्वायर फीट विद इन 2 ईयर्स, और खाली 4 पिलर्स पे खड़ा है। और वो मैरिज हॉल जैसा इस्तेमाल किया जाता था, बिग सेलिब्रेशंस वहाँ होते थे, और उसका ओपनिंग सेरेमनी श्री गुरु महाराज जी के हाथों हुआ। और ये सेम हॉल 2012 में उन्होंने स्वामी जी को, मतलब दरबार को गिफ्ट कर दिया। आज की तारीख में वैल्यू देखोगे तो करोड़ में होगी, उसको तो वैल्यू नहीं लगा सकते, इनवैल्यूएबल। तो इतना दातृत्व
बड़े मुश्किल से मिलता है। मुझे लगता है कि हज़ारों लाखों साल बाद ही ऐसा कोई एक बंदा दुनिया में आता होगा, और हमारी किस्मत अच्छी है कि हम उनके संपर्क में आए। फिर 1995 से 2012 तक ये पूरा हॉल का देखभाल प्रीतम सर करते रहे। वहाँ जो भी पैसा मिलता था, एट ए टाइम 4 मैरिजेस हुआ करते थे, जैसे हमारे कार्यालय बोलते हैं ना हम लोग, इस तरह से वो हॉल, और उसका सारा पैसा फिर यहाँ भेजा करते थे। उन पैसों से ये अमर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ, अमर बस्ती बनी, पूरा कंस्ट्रक्शंस हुए, और वहाँ से जो सब कुछ आया करता था, आज यहाँ इतना बड़ा हमें एम्पायर देख सकते हैं। और इतना फ्लरिश होता गया इनका कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, सब कुछ, इतने लैंडमार्क बिल्डिंग्स बनाए प्रयागधाम में। अभी अभी हमने सुना, देखा, एक जो दर्शन हॉल है उसका भी डायमेंशन सुनेंगे तो आप हैरान रह जाओगे। 400 फीट बाय 200 फीट और हाइट 30 फीट जो दर्शन हॉल है इन्हीं का बनाया हुआ है। और हॉस्पिटल, उसके आसपास की बिल्डिंगें, ये भी इनके हाथों से बनी। मतलब जो जो लैंडमार्क चीज़ें बनी हैं इनके हाथों बनी है। मीनवाइल फिर ये हैदराबाद से 1996 में अमरनाथ सर अपनी मिसेस को लेके गुरुवचनों के पीछे यहाँ पर आके स्थिर हुए, और 2 साल के अंदर अमर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई, उसका कंस्ट्रक्शन हो गया। और ये जब सब काम होते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम ही यूज्ड टू ट्रैवल बाय बाइक, 2 व्हीलर, ही नेवर यूज्ड टू यूज़ कार। जब बाद में बच्चों ने उन्हें बर्थडे पे कार गिफ्ट देने के शुरू करे, फिर ये कारों में ट्रैवल करना शुरू करने लगे। और स्कूल का नाम का भी बड़ी कहानी है। जब स्कूल बनी थी तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया स्कूल का नाम अमर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रखेंगे, रख भी दिया। ये फिर गए स्वामी जी के दरबार में, कहा मेरा नाम मत दीजिए स्वामी जी, कोई आपका नाम दे दो। स्वामी जी फरमाए अमर तू ही अकेला अमर है, यही नाम रहेगा। तो वही नाम रहा और अमर रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। अमरनाथ सर का भी नाम रहेगा और स्कूल का भी नाम रहेगा। और जो हम प्रेयर पढ़ते हैं सुबह, वो श्री गुरु महाराज जी की दी हुई प्रेयर है, उन्होंने लिख कर दी है। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, वो प्रेयर भी उन श्री गुरु महाराज जी की देन है। एक्चुअली अगर हम इस शख्सियत की बात करें तो एक सिंप्लिसिटी, कोई ताम झाम नहीं, स्पिरिचुअलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, 3S, सिंप्लिसिटी, स्पिरिचुअलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। जब ये 1998 में इनॉग्रेशन हुआ, उसके पहले जब ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, गुरु महाराज जी खुद यहाँ स्वयं पधारते थे, काम की देखभाल करते थे। बड़ी पावन जगह है ये, बड़ी पवित्र जगह है। इतने आशीर्वाद मिले हैं गुरु महाराज, पंचम पातशाही के मिले, लास्ट ईयर छठी पातशाही के भी मिले। हर बार प्रोग्राम्स के लिए सर कोई भी महात्मा जी को बुलाते थे और वे भी भरे भरे आशीर्वाद देके जाते थे। तो सचमुच ये हवा, ये बिल्डिंग, इसका सारा परिसर एक पावन बना है, एक पवित्र जगह बनी है। सब ये कंस्ट्रक्शंस हो जाने के बाद भी बंदा खामोश नहीं रहा। 8 एकर्स लैंड लेके प्रयागधाम को डोनेट कर दी। एक्चुअली इनको अच्छा नहीं लगा होगा, सर अगर आप देख रहे हो तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन सबको पता होना ज़रूरी है। एक मराठी में कहावत है, एक लाइन्स एक कवि ने लिखी है, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे। मतलब देने वाला देते जा रहा है, देते जा रहा है, हम लेते जाना चाहिए, लेकिन लेते लेते उनके हाथ लेना चाहिए। हाथ मतलब जो देने वाले हाथ है वो नहीं, जो देने का गुण है, जो दातृत्व का गुण है, वो हमें सीखना चाहिए। इसलिए ये सारी बातें हम कह रहे हैं। और जब प्रीतम सर और उनकी फैमिली 4-5 साल पहले यहाँ आके सेटल हुए, बड़े खुश हुए सर। उनका मनोबल बढ़ा कि मेरा काम यहाँ आगे बढ़ाने वाला कोई है। एक्चुअली बड़ा मुश्किल होता है, जहाँ हम छोटे से बड़े हुए, पले बड़े, और सब छोड़ के एक नई जगह में आके बसना। लेकिन गुरु वचनों के पीछे
पिताजी के वचनों के पीछे एक आधुनिक श्रावण बाल हम जिन्हें कह सकते हैं, और आकर भी उन्होंने सिर्फ देखभाल नहीं की। आपने देखा 4-5 साल में स्कूल का पूरा चेहरा मोहरा बदल गया, कितनी सारी डेवलपमेंट्स हुई। मतलब ये करने के लिए कितना मुश्किल था कि माता पिता बेड रिडन है, फैमिली नई जगह पर सेटल हुए, वहाँ का बिजनेस देखना है, वो दोनों भाई देख ही रहे थे, और यहाँ आके स्कूल को मतलब एक कलेजे पे पत्थर रख के काम करने वाली बात है। सर, सैल्यूट टू यू, एब्सोल्युटली ग्रेट वर्क यू डिड। एक्चुअली दुख जो है ना, हृदय की कसौटी है। जैसे सोने की कसौटी होती है, वैसा दुख जो है ना हृदय की कसौटी है। और ये हम 10-11 दिन से, या तो कहिए पिछले 5 सालों से इस कसौटी पे हम उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अ रियली ग्रेट मैन इज नोन बाय 3 साइंस: जनरॉसिटी इन डिज़ाइन, ह्यूमैनिटी इन एग्जीक्यूशन एंड मॉडरेशन इन सक्सेस। ये बिस्मार्क ने लिखी हुई बातें हैं, हिंदी में बताती हूँ। वास्तविक महान व्यक्ति 3 चिन्हों द्वारा जाना जाता है: योजना में उदारता, वो तो देखी हमने, उसे पूरे करने में मनुष्यता मतलब मानवता, और तीसरा सफलता में संयम। जब भी सफलता पाई, कभी उन्होंने अपनी जो ज़मीन से पैर लगे थे उसको छोड़ा नहीं। सफलता पाने के बाद भी जो संयमित रहे, ग्राउंड टू अर्थ रहना जिसे कहते हैं, वैसे रहे। और क्या कहें, हमने तो अभी देखा है कि स्कूल के बारे में जो मैंने 98 से महसूस किया वो शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी। योगा डे तो अभी शुरू हुआ, 2-3 साल हुए। उसके पहले ही उन्होंने बच्चों की हेल्थ के लिए असेंबली के पहले योगा लेने का हमें हुक्म दिया, और वो हम चलाते रहे। बच्चे हेल्दी रहना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। बाकी स्कूलों से भले हमारा समय ज़्यादा था, कई लोग किरकिर करते थे कि बाकीचे शाळा 5 तास भरतात, तुमचे 5 तास 6 तास भरते, लेकिन वो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया करते थे। प्राणायाम सिखाओ, उनका हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। फिजिक्स का नॉलेज उतना ही था, मैथमेटिक्स का नॉलेज उतना ही था। 1-1 मिनट का ऑब्जर्वेशन हुआ करता था। 8:45 को बेल होना है मतलब होना ही है। अगर 2-3 मिनट इधर उधर गए कि फ़ोन आएगा, क्या चल रहा है। पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट पंक्चुअलिटी। अगर हमने क्लास के बीच में से ड्रम बीट शुरू कर दिए, कुछ प्रैक्टिस शुरू कर दी, फ़ौरन फ़ोन आएगा, क्या चल रहा है, स्कूल चल रही है, और ड्रम बीट्स की आवाज़ें क्यों सुनाई दे रही। मतलब रहते घर में थे और सारा दिल दिमाग यहाँ था। प्रैक्टिस करना है, आखिरी पीरियड में कराओ, टीचिंग सफ़र नहीं होना चाहिए। साइंस लैब अगर आप देखोगे, अगर किसी का इंटरेस्ट है, जाते समय देख लो, कोई कॉलेज में इतनी सुंदर साइंस लैब ने खुद डिज़ाइन किए हैं। लाइब्रेरी अगर आप देखोगे तो बाहर से कोई कबर्ड नहीं लाया, खड़ा होके मटेरियल ला के, भले वो बंदे को समझ नहीं रहा है, उसको 3-3 बार बिठा के समझाएंगे, ऐसा लेंथ लेना, ऐसा ब्रेड लेना, ऐसी कांच लगाना है, खड़ा होके पूरा काम करवा के लेते थे। बाहर का स्टेज हो, ई लर्निंग हॉल हो। कौन से स्कूल में 2-2 कंप्यूटर लैब होते हैं साहब? यहाँ 2-2 कंप्यूटर, ऑलरेडी एक थी 2015 में बनाई, मतलब 5 साल पहले की बात है। जिस उम्र में बंदा रिटायरमेंट लेके घर में बैठना चाहिए, उस उम्र में इन्होंने हॉल बनाए, आश्रम बनाए, स्कूल बनाई, और इतना सारा काम सिर्फ समाज के खातिर किया, सिर्फ लोगों के खातिर किया, और एक गुरु महाराज के वचनों के पीछे से। ऑल राउंड डेवलपमेंट में उनका बड़ा ध्यान रहा करता था, और इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा। अभी पर्सनल बातें तो सब कुछ मैं नहीं बता सकती, लेकिन जब 2012 में RTI आया, 500, 600 प्रिंसिपल्स का मजमा हुआ करता था, और जाओ मैडम बोल दो, और कोई बोलता नहीं था, हम जाके वहाँ एजुकेशन ऑफिसर के साथ स्ट्रांगली फाइट करते थे। सर वो परमिशन निकालें, कोई नहीं निकालता परमिशन, गुरुमा जी का स्कूल है, आप सीधा जाके बोल दो। और जो ये हिम्मत दी है ना, उस हिम्मत के बलबूते पे हमने उनका साथ दिया, और आगे भी देते रहेंगे। जान भी मांगो तो हाजिर है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना किया, तो हम ज़रूर बहुत कुछ करना चाहेंगे। बच्चों के लिए RO वाटर प्लांट बनाया, हेल्दी वाटर मिलना चाहिए। इतने टॉयलेट से कोई स्कूल में 1-2 मिलेंगे मुश्किल से, कोई भी नूक एंड कॉर्नर में जाओ मिलेगा आपको। इतने बनाए बच्चों के हेल्थ के लिए। ये जो थॉट्स दिखाई दे रहे, एक कतूरिया सर करके थे, हॉस्पिटल में काम किया करते थे, वो अच्छे कोटेशंस ढूंढ के लाते थे। 2-2, 4-4 घंटे इस उम्र में खड़ा रहते थे कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कॉमा ना चला जाए, फिल स्टॉप सही लगनी चाहिए। जब चले जाते हैं, आप खड़ा हो जाओ मैडम यहाँ पर, अगर कुछ गलती होती तो बताना चाहिए।
आइडल वर्शिपिंग के बिल्कुल खिलाफ थे। अगर आपने कोई हिंदू फेस्टिवल किया तो कल कोई मुसलमान आएगा, मेरा फेस्टिवल कराओ, कोई कल क्रिश्चियन आएगा। यहाँ सिर्फ एजुकेशन होना चाहिए। कितनी बड़ी सोच है ये कि सिर्फ एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना, ना कोई किसी की जात देखी, ना धर्म देखा, ना कुछ, सिर्फ काम का इधर इवैल्यूएशन किया, हमेशा काम को ही वैल्यू दिया। छोटी छोटी बातें तो बहुत कुछ है बताने के लिए। अभी सामने जो स्टेज के पास देख रहे हो आप, जिसको पेबल्स लगे मार्बल के, उसके लिए खास एक दिन बोले चलो हम जाते हैं। हमने बोला कहाँ जाएंगे, लोनी गए, वहाँ पर वो चूज़ करने के लिए टाइल्स। आप भी देखो मैडम, मैंने सोचा मेरा थोड़ी स्कूल है, इनकी पसंद में मेरी पसंद चुन लूँगी। फिर सारे बॉक्सेस देखते गए। एस्थेटिक व्यू, जो सुंदरता होती है, हर चीज़ में सुंदरता, परफेक्शन, इतना इंच होना ही चाहिए, इतना सेंटीमीटर इधर आगे नहीं होना चाहिए, उधर पीछे नहीं होना चाहिए। आखिर बिल्डर का ही दिमाग था। हर छोटी छोटी चीज़ को जब हम देखते हैं ना तो उनकी यादें भर भर के आती है। पानी कोई वेस्ट करता है तो उसी के ऊपर ध्यान होता है, पानी मत वेस्ट करो। सफाई के ऊपर उतना ही ध्यान। आज हम सफाई अभियान देख रहे, देश चला रहा है, लेकिन जो देश में होता है ना सबसे पहले स्कूल में होता है, उसके बाद देश में आता है। मतलब विजन कितना बड़ा उनका आगे का विजन था। आयुर्वेदा में विश्वास करते थे, नेचुरोपैथी में विश्वास करते थे। 2010 में जब स्वाइन फ्लू आया, गुड़वेल की काढ़ी, ये क्या है सर, इससे इम्यूनिटी बढ़ता है। अभी देखा गुड़वेल पे रिसर्च हो रहा है, जब कोरोना आया तब उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। और ये 2010 में उन्होंने बताया था कि ये बहुत काम की चीज़ है। मतलब इतना स्टडी था, बुक्स पढ़ते थे, हमें भी कहते थे ये बुक्स पढ़ो, वो बुक्स पढ़ो, हमें भी इंस्पायर करते थे और इनडायरेक्टली वो परकोलेट हम इधर करते थे। और सेम अभी भी वही सिलसिला चल रहा है। जो पिताजी ने किया है वही बेटे कर रहे, वही न्यूज़पेपर में कुछ अच्छा आर्टिकल आता, मार्किंग करेंगे, ये पढ़ो, सबको दिखाओ। कोई अच्छा मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे डालेंगे, सिर्फ आप मत पढ़ो मैडम, टीचर को भी बताओ। मतलब कोई अच्छी चीज़ सिर्फ अपने पास ना रहे, वो दूसरों को बोले। जे जे आपणासी ठावे ते ते दुसऱ्याशी सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकळ जन। ये उनका फॉर्मूला था। जो जो चीज़ें अच्छी हमें पता है वो सबको बताया करो और सबको होशियार कर दो। कोई भी डिसीजन हो, सर ये कर रहा है, कर दो फौरन, कभी मना नहीं करेंगे। ब्लैक बोर्ड जो ये अंदर थे बाहर आ गए, इसको क्या फेंक दोगे क्या? नहीं, अंदर अलग ब्लैक बोर्ड किए, बाहर अलग किए। एक बार रोबोटिक्स का परमिशन मांगने का था, विदिन 5 मिनट्स परमिशन मिला। और वो 2012 से रूरल एरिया के बच्चे रोबोटिक्स सीख रहे। दिल्ली गए, मुंबई गए, अमेरिका तक बच्चे जा चुके। जो बच्चे एरोप्लेन सिर्फ यहाँ से देखते थे, उसमें उन्हें एक पाई भी बिना खर्चा किए अमेरिका तक जाने का मौका मिला, एरोप्लेन में ट्रैवल करने का मौका मिला। स्कूल एक नेशनल लेवल तक गया, आज तालुका में, डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 है। नेशनल लेवल पर ले जा रहे सर, इंटरनेशनल भी हो सकता है, हो जाए। क्योंकि जो भी इस बंदा स्कूल प्रीमाइसेस में आते हैं वो इतने पागल हो जाते कि ये स्कूल है क्या है, ऐसा स्कूल हमने कहीं देखा ही नहीं है, इतना सुंदर। और इस उम्र में भी इतने इनोवेटिव आइडियाज़ उनके दिमाग में आया करते थे और उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना देखते थे। हम आजकल के युग के लोग या आने वाली जनरेशन इतनी इनोवेटिव नहीं है जितने कि सर इतने उम्र में इनोवेशंस दिखाते थे। और हमें जो नया है उसी को एक्सेप्ट करते चलते रहे। बोरवेल की बात हो, और एक कहा करते थे कि सब खुश रहना चाहिए। बच्चों को असेंबली में पूछा करो, आर यू हैप्पी? ये क्यों कहते थे कि जब हम खुश रहते हैं तो बहुत काम कर सकते हैं। टीचर्स भी खुश रहना चाहिए, बच्चे भी खुश रहना चाहिए। जब खुश रहेंगे तो दुगना तिगना काम हो सकता है। और उनके कुछ वन लाइनर्स भी बड़े फेमस है। प्रारब्धानुसार बुद्धि, कोई टेढ़ा चल रहा है, कोई कुछ गलत काम कर रहा है, सीधा कहेंगे प्रारब्धानुसार बुद्धि, जो उसके प्रारब्ध में हुआ है वैसे उसको बुद्धि होती है। और बहुत कुछ है। कबीर के दोहे ऐसे सुनाते थे, फारसी के कुछ अल्फाज बोलते थे, उसके लाइनर्स सुनाते थे, उसके मीनिंग के साथ कहते थे। और बड़े बड़े संकट आए, उन संकटों में भी हिमालय की तरह उन्होंने हमारा साथ दिया। जिस समय अपने लोग साथ नहीं देते थे उस समय उन्होंने हमारा साथ दिया और एक हिम्मत बंधाई। दिल खराब करने के काम भी बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन उनका दिल समंदर से बड़ा था, किसी के कहने से कभी बदला नहीं। पूरा विश्वास करते थे और कोई किसी ने भी कुछ कहा हो फौरन सच नहीं मानते थे। जब खुद देखेंगे, खुद परखेंगे, तभी उस बात पे विश्वास करते थे। और श्रावण बाल जब मैंने बोला था, उसकी शॉर्ट में बहुत लोगों को पता होगी कहानी।
माँ बाप बुजुर्ग हुए थे, अंधे थे, उनको पालकी जैसा बैलेंस बनाया था तराजू, एक तराजू में पलड़े में मम्मी को बिठाया था, एक पलड़े में पिताजी को बिठाया था और उनको काशी यात्रा के लिए चले गए थे। हमने तो ये सिर्फ कहानी में सुना है, देखा तो नहीं है श्रावण बाल कैसे थे, सच में बिठाया नहीं बिठाया, कहानी है क्या है। लेकिन आज के आधुनिक श्रावण बाल तो हमें इनमें दिखाई देते हैं। इतनी सेवा की है उनकी, इतनी देखभाल की है, शायद ही आजकल के ज़माने में कोई करता होगा। और उनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं है इनके सामने। और वो सेवा का मादा, वो सेवा का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। इसलिए ये बातें यहाँ पर उजागर करके बताना चाहती हूँ। उन्होंने ये जाना ही होगा कि माँ बाप के पैरों तले स्वर्ग होता है। उन्होंने तो स्वर्ग कमा ही लिया है और हमें भी एक शिक्षा दी है कि स्वर्ग जाने का रास्ता कहाँ से होता है। माँ बाप की सेवा करो, उन्हें खुश रखो। आखिरी दम तक उन्होंने उनकी सेवा की है, कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ने दी, फूलों की तरह संभाला। जो हमने अपनी आँखों से देखा है कि आजकल के बच्चे क्या होते हैं, सीधी बात नहीं करते माँ बाप से, देखना भालना तो दूर की बात है, लेकिन इतनी सेवा की है। सच में सर, आई एम जेलस ऑफ यू कि आपको इतना सेवा का मौका मिला। एक्चुअली ज़िंदगी में मैं किसी से कभी जेलस नहीं हूँ, लेकिन आज प्रीतम सर मैं आपसे सचमुच बहुत जेलस हूँ कि आपने जो सेवा की, जो सौभाग्य कमाया, शायद ही किसी ने कमाया हो। और मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, आपने की क्या नहीं पता नहीं मुझे, जब भी इन्होंने शरीर छोड़ा शनिवार के दिन, तो शुक्रवार से ही आसमान रो रहा था। जब अम्मा ने भी शरीर छोड़ा तब भी वातावरण ऐसे ही हुआ था। और जब श्री गुरुमात जी का भी शरीर छोड़ने का समय था तब भी वातावरण ऐसे हुआ था। मतलब ऊपर वाले को भी कष्ट पड़ता है, बड़ी हस्तियों को ऊपर लेते समय आसमान भी रो पड़ता है। सचमुच उन्होंने बहुत सफल और लंबी ज़िंदगी जी, कोई चीज़ में कमी नहीं रही। बच्चों को सही रास्ते बताए, आश्रम बनाए, कुएं खुदवाए, स्कूल बनाई। मतलब जब हम जीवित होते हैं तो पुण्य कमाने का हमें साधन होता है। जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, अंतिम सफ़र में जाते हैं, तो वहाँ कोई पुण्य कमाने का चांस नहीं होता। लेकिन ये जब चीज़ें हम करते हैं तो इसके साथ जो जो पुण्य मिलता है वो आखिरी जो भी डे ऑफ जजमेंट होगा, कयामत होगा, जो भी आप समझते हैं, तब तक ये सवाब, ये पुण्य मिलता रहता है। और अच्छी बात यह है कि पुण्यवान बच्चे उन्होंने पीछे छोड़े। हम अब उनकी छवि उनके बच्चों में ही देखेंगे। और ये जब जो जो पुण्य करते हैं उनका सवाब, उनका पुण्य माता पिता को मिलता रहता है। He will be remembered by millions by CSR, housing, education, selfless seva of Darbar. May his soul rest in peace and all our hearts be filled with love and happiness that he gave to all. The great man lives in his sons. He left an unreachable goal of seva to all sevadars. No one can achieve or reach at this level. His style of determination towards Sri Gurumat Ji will be remembered by all. No words to describe his work, services, dedication. We cannot say his soul should rest in peace because we are not at all of his level. His work should guide us, try to do seva like him. He is always there with me, you and everyone. बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक हस्ती सारे शहर को वीरान कर गई, एक हस्ती सारे शहर को वीरान कर गई। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई। आप जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई, आप जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। अमरनाथ सर जी, जब तक सूरज चांद रहेगा आपका नाम रहेगा। एक्चुअली मैंने सीने पे पत्थर रखकर ये सारी बातें की है। जब से मैं स्कूल में आई हूँ, हर फेस्टिवल, हर प्रोग्राम हमने साथ बैठ के किया है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, साथ में रह के किया है। और आज इतना मुश्किल समय था मेरे लिए, आज उनके बिना अकेले खड़ा होके
उनके ही बारे में कहना बड़ा मुश्किल काम था, जो मैंने बड़े मुश्किल से निभाया। मैं रुक जाती हूँ। धन्यवाद।